अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या टॉपिक्स क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड से, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अब अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चरली, हम ह्यूमन आई को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक तो है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स और दूसरा है इंटरनल कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, नेम 3 एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ आई या नेम 3 इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ आई। आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल कंपोनेंट कौन है आई का और इंटरनल कंपोनेंट कौन है आई का। सबसे पहला एक्सटर्नल कंपोनेंट जो आई का है दैट इज स्क्लेरा। स्क्लेरा की अगर हम बात करेंगे, आपके आंख का जो व्हाइटिश पार्ट होता है, उसी व्हाइटिश पार्ट का हम नाम देते हैं स्क्लेरा। ये स्क्लेरा बना होता है किसका? कनेक्टिव डेंस टिश्यू का। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो इनर पार्ट्स है आई के, उनको प्रोटेक्ट करना। ये काम होता है किसका? स्क्लेरा का। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखो, जहाँ पे 5 लिखा है वो स्क्लेरा होगा। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है आपके आई का, सो दिस इज स्क्लेरा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखो कि स्क्लेरा क्या है, आपकी आंख का जो व्हाइट पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड स्क्लेरा। इसमें आप एक और चीज याद रखोगे कि स्क्लेरा की फंक्शन क्या है। ठीक है ना? तो स्क्लेरा की फंक्शन होती है इंटरनल पार्ट ऑफ आई को प्रोटेक्ट करना। आपको हर पार्ट की फंक्शन को याद रखना है, आई की किस पार्ट की क्या फंक्शन है। आपको सेपरेटली उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। दूसरा जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है आपके आई का दैट इज कंजक्टिवा। ये जो कंजक्टिवा है, ये वो पार्ट है जो स्क्लेरा को कवर करता है या स्क्लेरा के ऊपर कवरिंग करता है। उसका हम नाम देते हैं कंजक्टिवा। इस कंजक्टिवा का काम क्या होता है? ये हमारी आंख को मॉइस्ट रखता है, ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है ल्यूब्रिकेशन। थर्ड पार्ट जो है आई का दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया की अगर हम बात करेंगे, ये जो आपके आंख का ये बल्जिड पार्ट है, ठीक है, ये जो बल्जिड एक्सटर्नल पार्ट है ह्यूमन आई का, इसी का नाम पड़ता है क्या? कॉर्निया। कॉर्निया की अगर हम बात करेंगे, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और इस कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना। इस कॉर्निया के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपके आई का दैट इज आइरिस। ये जो आइरिस होता है आपके आंख का, वो पार्ट जो कलर्ड नजर आएगा आपको, ठीक है, जो कलर्ड पार्ट होता है आपके आंख का दैट्स आइरिस। इस आइरिस का मेन काम होता है लाइट को रेगुलेट करना अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि कहाँ पे लाइट, कहीं पे लाइट ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, उस हिसाब से जो इसके अंदर होल होता है दैट इज प्यूपिल, जो इसके बाद आप पढ़ोगे, उसको रेगुलेट करना। ये काम होता है किसका? आई का। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है आई का दैट इज प्यूपिल। इस आइरिस के बीच में एक होल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है ये वाला पार्ट। ये जो होल होता है आइरिस के बीच में, इसी का नाम पड़ता है प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है, इसका काम क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी जगह होते हो जहां पे लाइट ज्यादा होती है, तो ये प्यूपिल क्या होता है? इसका साइज छोटा होता है ताकि कम से कम लाइट आंख के अंदर चली जाए। इसी तरीके से अगर आप कहीं पे डार्क में बैठे हो, इस प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आई के अंदर चली जाए। तो ये सभी के सभी थे एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आई। अब पढ़ेंगे हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ आई। जो पहला इंटरनल पार्ट है आई का दैट इज आई लेंस। अगर हम इस आई लेंस की बात करेंगे, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और हमारा जो आई लेंस होता है इट इज बाई कन्वेक्स इन नेचर, ठीक है। तो बाई कन्वेक्स इन नेचर है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने दिखाया है ये वाला पार्ट जो आपके आई का है, दिस इज आई लेंस। और ये जो आई लेंस है, ये हमारे आंख के साथ अटैच होता है एक मसल से, जिस मसल का हम नाम देते हैं सीलरी मसल्स। इस लेंस का काम क्या होता है? ये लेंस कॉर्निया की मदद से, या लेंस और कॉर्निया जो है, इनका काम होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना। तो ये इससे लाइट बेंड होती है ताकि वो फोकस हो जाए। नेक्स्ट जो इंटरनल पार्ट है आई का दैट इज रेटिना। रेटिना जो है, ये हमारी आंख का स्क्रीन होता है। ये वाला पार्ट आपकी जो आई का है, जिसको येलो करके है, सो दिस इज रेटिना। ये जो रेटिना है, आपकी आंख की इमेज जो है वो बनती है कहाँ पे?
रेटिना पे। तो याद रखना, हमारे आंख की किस हिस्से पे इमेज बनती है, वो बनती है रेटिना पे। ये भी आपको पता ही होगा, इस रेटिना में दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स, कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होते हैं उनकी शेप इस तरीके से होती है, सिलेंडर शेप्ड, और कोन सेल्स जो होते हैं उनकी शेप होती है कोन, कोन के टाइप की, ठीक है। ये जो कोन सेल्स होते हैं ये रेस्पॉन्ड करते हैं कलर को, और ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये रेस्पॉन्ड करते हैं लाइट को। तो ये जो रेटिना होता है इसका काम क्या होता है? सो इट इज अ लाइट सेंसिटिव पार्ट एंड एक्ट्स एज अ फिल्म ऑफ कैमरा। इट कन्वर्ट्स द इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स। ये इसका फंक्शन है, किसका? रेटिना का। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आई का, दैट इज ऑप्टिक नर्व। अब इमेज तो बन गई रेटिना पे, लेकिन इस रेटिना को कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ एक नर्व, जिस नर्व का हम नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व। तो जो इमेज आपकी रेटिना पे बनी, उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है कहां तक? ह्यूमन ब्रेन तक। और ह्यूमन ब्रेन परसेप्शन करता है कि यानी कि ये किस किस्म की इमेज है, वो काम है किसका? ह्यूमन ब्रेन का। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सी नर्व है जो मैसेज ले जाती है फ्रॉम रेटिना टू ह्यूमन ब्रेन? तो उस नर्व का नाम पड़ता है ऑप्टिक नर्व। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आई का, दैट इज एक्वस ह्यूमर। इस एक्वस ह्यूमर की बात करें अगर हम करेंगे, ये एक किस्म का फ्लूइड होता है जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है। इसका काम क्या होता है? ये आई को नरिश करता है और इसकी इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है। तो कल यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा फ्लूइड है जो प्रेजेंट है बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। तो आपको याद रखना है वो है एक्वस ह्यूमर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरनल पार्ट है आई का, दैट इज विट्रस ह्यूमर। ये जो विट्रस ह्यूमर है ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है आई लेंस और रेटिना के बीच में। ये बना होता है 99% वाटर का, इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका काम क्या है? ये भी मेंटेन करता है आई की शेप को और ये प्रोटेक्ट करता है आई को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो कौन सा फ्लूइड होता है जो आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है। तो वो होता है कौन सा? वो होता है विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन किसको बोलते हैं? आप, हमारी आंख में ये एबिलिटी होती है कि हम दूर से दूर का चीज देख सकते हैं और नजदीक का नजदीक चीज देख सकते हैं। हमारी आंख की ये एबिलिटी, जिसमें हम दूर का भी चीज अच्छे से देखते हैं, नजदीक का भी चीज अच्छे से देखते हैं, उसका नाम पड़ता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखोगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जब आप दूर का चीज देखते हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हो, उस टाइम आपकी जो आई के सीलरी मसल्स होते हैं दे आर रिलैक्स्ड, और आई लेंस हमारा होता है थिन, जिसकी वजह से हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। तो फोकल लेंथ इंक्रीज होने से क्या होता है? हम दूर के ऑब्जेक्ट को अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे कि जब हम दूर का चीज देखते हैं, आई लेंस थिन होता है कि थिक होता है? तो आई लेंस थिन होता है। हमारे सीलरी मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं कि कंट्रैक्टेड होते हैं? तो वो रिलैक्स्ड होते हैं। फोकल लेंथ इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? वो इंक्रीज होती है। इसी तरीके से जब आपको नजदीक का चीज देखना होगा तो उस टाइम क्या होता है? जब आप नजदीक का चीज देखते हो, हमारी जो सीलरी मसल्स है ये कंट्रैक्ट होती है, और कंट्रैक्ट होने से क्या होता है? आपका आई लेंस जो है ये थिक बनता है। उससे क्या होता है? आपकी फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है आपकी आंख की, जिसकी वजह से हम नजदीक का चीज अच्छे से देखते हैं। थर्ड पॉइंट आप याद रखोगे कि आपकी आंख से दूर कितना ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से देख पाए? तो वो होना चाहिए कितना? 25 सेंटीमीटर। तो आंख से कितना दूर होना चाहिए ऑब्जेक्ट ताकि हम उसको अच्छे से देखें? उसका नाम पड़ता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली एट मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। उसका नाम पड़ता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसका वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है। उसके बाद हमारी आंख दूर तक कहां तक देख सकती है? आपको पहले ही पता है, दूर तक हमारी आंख देख सकती है इन्फिनिटी तक। तो इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन नॉर्मल आई में। तो अगर हम नॉर्मल आई की बात करेंगे, हमारे नॉर्मल आई का रेंज क्या होता है? कहां से कहां तक हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? सो इट्स इन बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। नेक्स्ट पॉइंट जो आप याद रखोगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में, वो ये है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, इसकी जो आंखों की लेंस है ना, वहां पे आपको मिल्की और क्लाउडी नजर आता है। हम इस कंडीशन का नाम देते हैं कैटरैक्ट। और ये जो कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं या कैटरैक्ट को हम ठीक कर सकते हैं किससे?
सर्जरी से, कैटरैक्ट सर्जरी से कैटरैक्ट को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हो इस चैप्टर से, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन की अगर हम बात करेंगे, सो इंसान को नजदीक का चीज या दूर का चीज अच्छे से नजर ना आना, उस प्रॉब्लम का नाम पड़ता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब अगर हम डिफेक्ट ऑफ विजन की बात करेंगे, पहला डिफेक्ट जो है वो है मायोपिया। मायोपिया जो है इट्स ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इसको नियर साइटेडनेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मायोपिया में नजदीक का चीज अच्छे से नजर आता है, लेकिन इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अच्छे से नजर नहीं आता है। तो वो डिफेक्ट जिसमें नजदीक का चीज अच्छे से नजर आएगा लेकिन दूर का चीज नजर नहीं आएगा, हम उस डिफेक्ट का नाम देते हैं मायोपिया। अब अगर हम देखेंगे मायोपिया के पर्सन में क्या प्रॉब्लम होती है, इनमें दूर का चीज नजर नहीं आता है। तो नॉर्मल इंसान की आई कहां तक देख सकती है? इन्फिनिटी। इसका मतलब इनका वैल्यू इन्फिनिटी से शिफ्ट हुआ होता है किसी डिस्टेंस तक। यही वजह है कि ऐसे पर्सन में जिनमें मायोपिया होता है, इनको दूर की चीज अच्छे से नजर नहीं आती है। अब ये जो मायोपिया है, ये किस वजह से ये डिफेक्ट पैदा होता है? तो इसके दो कारण है। एक तो है एक्सेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस या इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल होती है उसका साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो इंसान होते हैं इनको दूर का चीज नजर नहीं आता है। तो यहाँ पे आप याद रखना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कॉज मायोपिया। तो मायोपिया की काजेस क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। उसके बाद आप याद रखोगे कि हम इस डिफेक्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस डिफेक्ट को हम ठीक कर सकते हैं बाई गिविंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ या सुटेबल पावर। ठीक है, इस लेंस से हम ठीक कर सकते हैं किसको? मायोपिया को। अब नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। अब इस डिफेक्ट का नाम फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस क्यों है? क्योंकि इस डिफेक्ट में आपको दूर की चीज अच्छे से नजर आएगी लेकिन नजदीक की चीज आपको नजर नहीं आती है अच्छे से। हम ऐसे डिफेक्ट का नाम देते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब अगर हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए जहां चीज अच्छे से नजर आए, वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इनमें 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। दैट्स वाई इनको नजदीकी चीज अच्छे से नजर नहीं हो आती है। तो इस केस में जिनमें हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसमें इमेज बनती है रेटिना के पीछे। तो मायोपिया में इमेज बनती है रेटिना के आगे, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बनती है रेटिना से पीछे। अब हाइपरमेट्रोपिया की काजेस क्या है, किस वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है? पहला काज है द फोकल लेंथ ऑफ द आई बॉल इज टू लॉन्ग। इनकी फोकल लेंथ आई बॉल की बड़ी हो जाती है, या द आई बॉल हैज टू बिकम टू स्मॉल। इसमें आई बॉल जो है वो स्मॉल बनती है। एक कारण है किसके? हाइपरमेट्रोपिया पे। अगर अब हाइपरमेट्रोपिया को ठीक हम कैसे कर सकते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लेंस दिया जाता है जिस लेंस का नाम पड़ता है कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस से हम हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है दैट इज प्रेसबायोपिया। ये जो प्रेसबायोपिया है इट्स आल्सो नोन एज ओल्ड एज डिफेक्ट, क्योंकि ये ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में क्या होता है, इंसान को नजदीक का चीज अच्छे से नजर नहीं आता है। ठीक है, तो वो डिफेक्ट जिसमें बुढ़ापे में नजदीक का चीज अच्छे से नजर नहीं आता है, हम उसका नाम देते हैं प्रेसबायोपिया। ये जो प्रेसबायोपिया है इसकी काजेस क्या है? सो इसकी काजेस है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलरी मसल्स। तो सीलरी मसल्स कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से आई लेंस जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं रहता है, जिसकी वजह से इनमें देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभार ओल्ड एज में क्या होता है, तो ये जो आदमी होता है उसको दोनों डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि उनको मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। अब इन पर्संस को ठीक करने के लिए हम लेंस देते हैं दैट्स कॉल्ड बाइफोकल लेंस। इस बाइफोकल लेंस का जो लेंस होता है उसमें दोनों लेंसेज होते हैं, कनकेव भी और कन्वेक्स भी। कन्वेक्स की अगर हम बात करेंगे या कनकेव की अगर हम बात करेंगे, इस लेंस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कनकेव होता है और नीचे वाला जो होता है वो कन्वेक्स होता है। आजकल इस डिफेक्ट को ठीक भी किया जाता है विद कंटैक्ट लेंस, या आप सर्जरी से इसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से दैट्स व्हाट्स मेंट बाय डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। आपको पहले ही पता है व्हाइट लाइट का फॉल होना है ग्लास प्रिज्म पे, उसका स्प्लिट होना 7 कलर्स में, उस फेनोमेनन का हम नाम देते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। और ये जो 7 कलर्स का बैंड आप स्क्रीन पे देखोगे, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हम उसका नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? सो सिंपली द बैंड ऑफ 7 कलर्स obtained ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अभी जो स्पेक्ट्रम पे कलर 7 कलर्स होते हैं, ये इस तरतीब में होते हैं,
ठीक है, इनको आप याद रख सकते हो इस एक्रोनिम से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ पे आप याद क्या रखोगे, वायलेट कलर जो होता है इसमें मिनिमम स्पीड होती है, इनके सबसे कम स्पीड होती है किसमें, वायलेट कलर में, दैट्स वाई ये सबसे ज्यादा डीविएट होता है। तो अगर हम देखेंगे 7 कलर्स में सबसे ज्यादा डीविएट कौन सा कलर होता है, वो वायलेट होता है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे किस कलर में स्पीड कम होती है, वो होती है किसमें, वायलेट में। उसके बाद अगर हम देखेंगे रेड कलर जो होता है, ये इसमें मैक्सिमम स्पीड होती है लेकिन इसमें सबसे कम डेविएशन होती है। यानी कि अगर आपने देखा होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, आप देखोगे सबसे नीचे होता है कौन सा कलर, वायलेट कलर। क्यों, क्योंकि वायलेट कलर जो है ये सबसे ज्यादा डिविएट होता है, और सबसे टॉप पे होता है कौन सा कलर, वो होता है रेड कलर। क्यों, क्योंकि रेड कलर में सबसे कम डिविएशन होती है। अब अगर हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट की एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है रेनबो। तो कल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की कोई एग्जाम्पल दे दो, तो इसकी डिस्पर्शन ऑफ लाइट की एग्जाम्पल है कौन सी, दैट इज रेनबो। आइजैक न्यूटन पहला शख्स था जिसने सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो ऑब्टेन किया। उसके बाद आप याद रखोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, आपको पहले ही पता है रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड होना, या लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करना, उसका नाम पड़ता है रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में जब लाइट ट्रेवल करती है, आपको पता है ऊपर एयर कम होता है, नीचे नीचे जब आती है लाइट तो नीचे एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, दैट मीन्स ऊपर एयर की डेंसिटी कम है, नीचे एयर की डेंसिटी ज्यादा है। तो लाइट जब पास होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, लाइट बेंड हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर में लाइट का बेंड होना हम उसका नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एग्जांपल क्या है, तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, स्टार्स का ट्विंकल करना, या एडवांस्ड सनराइज, डिलेड सनसेट, ये सभी के सभी फिनोमिनन हम देखते हैं किस वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की ही वजह से सूरज सुबह 2 मिनट पहले नजर आता है और 2 मिनट बाद नजर आता है, दैट मीन्स एक दिन में जो 4 मिनट्स का इजाफा होता है वो होता है किससे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। उसके बाद आपको याद रखना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, लाइट जो है ये किसी ऑब्स्टैकल एट मॉलिक्यूल पे पड़ने के बाद इसका डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाना, हम उसका नाम देते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब अगर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करेंगे, पहले ही हमें पता है सनलाइट जो है इसमें 7 कलर्स होते हैं। अब अगर हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये डिपेंड होती है वेवलेंथ पे। तो इस रेलिंग ने एक इक्वेशन दे दी कि किस कलर की लाइट कितनी स्कैटर हो जाएगी, उसने बता दिया इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴, यानी कि लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। यानी कि इसका मतलब है जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ये जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट है वो कम होगी, और जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। वही आपने लिखा है यहाँ पे, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो वेवलेंथ और जो लाइट, जिस पार्टिकल पे लाइट पड़ती है उसका साइज कितना है, उस पे डिपेंड है कि लाइट कितनी स्कैटर हो जाएगी। जितनी कम वेवलेंथ होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, स्कैटरिंग, और जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, रेलिंग ने बता दिया, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके बराबर होता है, सो इट्स 1/λ⁴। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है हाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिलेटेड विद वेवलेंथ। सो याद रखना है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। अब कुछ चीजें हम बयान करते हैं स्कैटरिंग ऑफ ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं किस पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। या सुबह सूरज के टाइम, सूरज के चढ़ने के टाइम आसमान का रेड होना, सनसेट के टाइम रेड होना, इन सभी को हम एक्सप्लेन करते हैं किस फिनोमेना पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। उसके बाद मैंने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस निकाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक से, ये इंपॉर्टेंट है जिनको आप देख सकते हैं। वो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपकी टेक्सचुअल बुक से निकाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये आपने पहले ही देखा। इसके बाद ए पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रेस्टोर प्रॉपर विजन, तो इसको कौन सा लेंस दिया जाएगा ताकि इसकी विजन ठीक हो जाएगी। उसके बाद व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल,
explain why the planets do not twinkle, why does the sun appear reddish early in the morning, why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने निकाले हैं आपके एग्जरसाइज के टेक्सचुअल बुक से। ये तो थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।